आप सभी बच्चों का फिजिक्स ट्यूटोरियल बाल भारती क्लासेस कक्षा 11 में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की थी कार्य ऊर्जा प्रमेय पर। कार्य ऊर्जा प्रमेय संबंध व्यक्त करती है कार्य तथा ऊर्जा के मध्य। यही पढ़ा था आपने। और इसका जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो हमें मिलता है W बराबर K2 माइनस K1 या W बराबर K1 माइनस K2 कि जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है और बल लगाने पर पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो बल द्वारा किया गया कुल कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा में होने वाले कुल परिवर्तन के तुल्य होता है। W बराबर K1 माइनस K2 या K2 माइनस K1। यह निर्भर करेगा बल की प्रकृति पर कि बल लगाने पर उस पिंड की गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा, यह परिवर्तन ही बल द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होगा। तो कार्य तथा ऊर्जा के मध्य संबंध व्यक्त करने वाली इस प्रमेय को ही हम क्या कहते हैं? कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये कहते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं संवेग तथा बल के मध्य संबंध। आपने रेखीय संवेग के बारे में भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था रेखीय संवेग P बराबर होता है mv, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के रेखीय वेग के गुणनफल को वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं। बल के बारे में भी आपने पढ़ रखा है, F बराबर ma, कि किसी कण पर लगने वाला बाह्य बल उस कण के द्रव्यमान तथा कण की गति में उत्पन्न त्वरण या मंदन के गुणनफल के तुल्य होता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं बल तथा रेखीय संवेग के मध्य संबंध पर। बल तथा रेखीय संवेग के मध्य संबंध। देख बेटा, क्या संबंध होता है बल तथा रेखीय संवेग के मध्य? मैंने आपको बताया है कि यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान हो, तो इस स्थिति में उस वस्तु का रेखीय संवेग दिया जाता है P बराबर mv। यही होता है वस्तु का रेखीय संवेग, P बराबर mv। अब क्या कर रहे हैं हम? इस वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं। अब जैसे ही इस वस्तु पर बाह्य बल लगाएंगे, तो बल लगाने पर या तो वस्तु की गति त्वरित होगी या वस्तु की गति अवमंदित होगी, यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, चाहे तो वेग घटे या वेग बढ़े। तो जैसे हमने किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया F, उस वस्तु की गति त्वरित या मंदित हो रही है। तो जैसे वस्तु की गति त्वरित या मंदित होगी, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। और जैसे ही वेग में परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन होने पर उस वस्तु के संवेग में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो बल तथा संवेग में इस स्थिति में क्या संबंध बनता है कि किसी वस्तु के
रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के तुल्य होती है। क्या कहा मैंने आपसे कि जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो बाह्य बल लगाने पर वस्तु की गति त्वरित या मंदित होगी, यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। और जैसी वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में भी परिवर्तन होगा। अब संवेग में परिवर्तन क्यों हुआ है? क्योंकि वेग में परिवर्तन हुआ। और वेग में परिवर्तन क्यों हुआ है? क्योंकि वस्तु पर बाह्य बल लगा। तो किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के तुल्य होती है। ये स्टेटमेंट आप न्यूटन का गति का द्वितीय नियम पढ़ोगे, उसमें आप यही पढ़ोगे और इसी निष्कर्ष के आधार पर हम संबंध देते हैं F बराबर ma। ठीक है ना? तो मैंने आपसे कहा वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के तुल्य होती है, अर्थात आप लिखेंगे वस्तु पर आरोपित बाह्य बल किसके बराबर है? रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के, यानी कि रेखीय संवेग में परिवर्तन, रेखीय संवेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। समय बोल दें ऐसे, समय अंतराल भी कह दें, एक टाइम गैप जो आएगा संवेग में परिवर्तन में। तो रेखीय संवेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ये क्या बन जाती है? रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, और यह किसके बराबर होती है? बाह्य बल के तुल्य होती है। तो आ जाएगा बाह्य बल को हम किससे लिख रहे हैं? F से। रेखीय संवेग में परिवर्तन को आप लिख रहे हैं डेल्टा P से। संवेग को हम P से लिखते हैं तो परिवर्तन के लिए हमने डेल्टा चिन्ह बना दिया, आ जाता है डेल्टा P। और इस परिवर्तन में मान लीजिए कितना समय अंतर लग रहा है? डेल्टा T। तो F किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के। ये संबंध आ जाता है रेखीय संवेग तथा बाह्य बल के मध्य। क्या संबंध होता है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तो बाह्य बल लगाने पर उस वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन होगा, तो वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल का परिमाण किसके बराबर होगा? उस वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के तुल्य होगा। यानी कि बल बराबर वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, यही होगा। अब मान लो मैं आपसे कह दूं वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग तो है P1 और वस्तु का अंतिम संवेग है P2। क्या कहा मैंने? प्रारंभिक संवेग P1 और वस्तु के अंतिम संवेग को हमने कहा है P2। तो जो संवेग में परिवर्तन हमको मिलेगा डेल्टा P बराबर, आपस में दोनों को घटा दें, आप लिख देंगे P2 माइनस P1। यदि P2 ज्यादा है P1 कम है तो P2 माइनस P1, और यदि P1 अधिक है P2 कम है तो आप लिखेंगे P1 माइनस P2। तो मान लीजिए हमने कह दिया
कि पहले संवेग P1 था, बाद में बढ़कर कितना हो गया P2, तो संवेग में परिवर्तन आ जाता है P2 माइनस P1, यही होगा। तो बल और संवेग में तो संबंध हमको मिल गया कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि रेखीय संवेग में परिवर्तन या परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय अथवा समय अंतराल भी कहते हैं आप इसे, ये किसके बराबर होता है, वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के बराबर होता है, यही होगा। अब एक कंडीशन हम लगाएं कि यदि वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल F बराबर 0 हो, F बराबर 0 का मतलब क्या है, वस्तु पर कोई बल ही ना लगे, बाह्य बल F बराबर कितना हुआ 0। अब जब बाह्य बल F बराबर 0 होगा तो इसलिए अब आ जाओ, जो संबंध है F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इसमें F का मान रख दे 0, तो आ जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यही होगा। वज्रगुणाक कर दें तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0, यही होगा। और क्या है डेल्टा P, संवेग में परिवर्तन, प्रारंभिक संवेग P1, अंतिम संवेग P2 है, तो संवेग में परिवर्तन को हमने क्या माना है P2 माइनस P1, तो आ जाएगा P2 माइनस P1 बराबर 0। पक्षांतरण आप करेंगे तो आप लिखेंगे P2 बराबर P1, और P2 बराबर P1 का मतलब है अंतिम संवेग ये किसके बराबर आ रहा है, प्रारंभिक संवेग के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग के, यानी कि वस्तु का रेखीय संवेग न तो घट रहा है और न ही बढ़ रहा है, संवेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तभी तो प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग दोनों बराबर आ रहे हैं। पर ये कब आ रहे हैं, जब F बराबर 0 हो, वस्तु पर कोई बाह्य बल ही ना लगे, तो आप कह सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है। क्या कहा मैंने आपसे कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ही ना लगे, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु का रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है, अर्थात न तो संवेग घटेगा और न ही संवेग बढ़ेगा, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रमेय को, इस नियम को हम कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण नियम। क्या कहते हैं इस नियम को हम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। तो क्या बनता है रेखीय संवेग संरक्षण नियम, कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ही ना लगाएं, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु का रेखीय संवेग नियत बना रहेगा। इस नियम को हम कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण नियम। समझ में आ गया आपको यहां तक? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसे, आप थोड़ा ध्यान से आप देखें इसे। आपको मैं आज पढ़ा रहा हूं बल तथा रेखीय संवेग के मध्य संबंध। आप जानते हैं रेखीय संवेग P बराबर होता है mv। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगेगा, तो बाह्य बल लगने पर वस्तु की गति त्वरित या मंदित होगी, और जब वस्तु की गति त्वरित या मंदित होगी तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में भी परिवर्तन होगा।
अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वस्तु पर क्या लगा है? बाह्य बल लगा है। तो बल तथा रेखीय संवेग में संबंध होता है किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के तुल्य होती है। यह स्टेटमेंट न्यूटन का गति का द्वितीय नियम का स्टेटमेंट है, ध्यान रहे। इसी स्टेटमेंट के आधार पर ही हम F बराबर ma संबंध की उत्पत्ति करते हैं। तो बल और रेखीय संवेग में संबंध होता है वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के तुल्य होती है। यानी कि बाह्य बल बराबर होता है रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात रेखीय संवेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, या आप इसे समय अंतराल भी कह सकते हैं। यदि मान लो मैं आपसे कहूं वस्तु के संवेग में परिवर्तन हुआ डेल्टा पी, और कितने समय अंतराल में हुआ ये? डेल्टा टी समय अंतराल में। तो वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल कितना होगा? F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये संबंध आ जाता है बल तथा रेखीय संवेग के मध्य। अब मान लो आपसे कह दिया जाए वस्तु का प्रारंभिक संवेग तो है P1, अंतिम संवेग है P2, तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा? या तो P2 माइनस P1 होगा या P1 माइनस P2 होगा, यही होगा। तो आ जाओ, फिर हमने कंडीशन लगाई है यदि वस्तु पर बाह्य बल F बराबर 0 है, कि वस्तु पर कोई बाह्य बल लगे ही ना, बाह्य बल की अनुपस्थिति रहे, F बराबर 0 है। तो यदि आप F बराबर 0 रखें तो डेल्टा P बराबर डेल्टा T को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो डेल्टा P बराबर 0, और डेल्टा P बराबर 0 होने का मतलब है वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। और जब वस्तु के संवेग में भी परिवर्तन नहीं होगा तो जितना प्रारंभिक संवेग होगा उतना ही अंतिम संवेग होगा, अर्थात वस्तु का रेखीय संवेग कैसा बना रहेगा? नियत बना रहेगा या संरक्षित रहेगा। तो हमें क्या निष्कर्ष मिल जाता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे, यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में उस वस्तु का रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है या संरक्षित रहता है, इस नियम को हम कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण नियम। आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है कि रेखीय संवेग संरक्षण नियम किसे कहते हैं, क्या होता है। तो सीधा सा है बिल्कुल, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है, इस नियम को हम कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण नियम। समझ में आ गया सभी को? तो ये था बल तथा रेखीय संवेग के मध्य संबंध तथा रेखीय संवेग संरक्षण नियम। अब हम इन्हीं से ही संबंधित एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं आवेग। क्या कहते हैं हम इसे? आवेग। आवेग को हम लिखते हैं इंपल्स। क्या कहते हैं आवेग को? हम इंपल्स कहते हैं। आवेग क्या होता है? इसका संबंध भी वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल से होता है। क्या होता है आवेग? कि किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल F तथा वह बल जितने समय अंतराल तक लगाया जाए उस समय अंतराल
किससे लिख रहे हैं हम समय अंतराल को? डेल्टा टी के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग को हम दर्शाते हैं आई से। बहुत सी आपको जगह से आई की जगह जे से भी दर्शाया जाता है आवेग को, पर आप तो ध्यान रखें हम फिलहाल इसको आई से दर्शा रहे हैं। आवेग को हम कहते हैं इंपल्स। क्या बन जाती है आवेग की परिभाषा? कि किसी वस्तु पर जब हम कोई बाह्य बल लगाते हैं, मान लीजिए वस्तु पर बाह्य बल लगाया गया F, तथा वह बल जितने समय अंतराल तक लगाया जाए उस समय अंतराल डेल्टा टी के गुणनफल को क्या कहेंगे हम? वस्तु का आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर हो जाता है I बराबर वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल गुणा समय अंतराल। यहां पर जो समय अंतराल है, टाइम पीरियड है, ये वही होगा जितने समय अंतराल में वस्तु पर बल लग रहा है। तो आ जाएगा बाह्य बल गुणा समय अंतराल I बराबर F डेल्टा टी। क्या होगा? आवेग का मात्रक एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन गुणा समय का मात्रक होता है सेकंड। या सीजीएस पद्धति की हम बात करें तो बल का मात्रक होता है डाइन, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आवेग का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन गुणा सेकंड और सीजीएस पद्धति में होता है डाइन गुणा सेकंड होता है। आवेग बराबर वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल गुणा समय अंतराल। कि वस्तु पर कितना तो हमने बाह्य बल लगाया है और वह बाह्य बल कितने समय अंतराल तक वस्तु पर लग रहा है, दोनों के गुणनफल को हम कहते हैं वस्तु का आवेग। अब मान लो मैं आपसे कह दूं किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ही ना लगे, तो यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ही नहीं लगेगा तो वस्तु का आवेग कितना होगा? शून्य होगा। कितना होगा वस्तु का आवेग? शून्य। किसी भी वस्तु का आवेग आपको तभी प्राप्त होगा जब उस वस्तु पर क्या लगे? बाह्य बल लगे। अब आप देखो फिर एक ना एक संबंध हमको मिलेगा। आवेग हमें तब मिलेगा जब वस्तु पर बाह्य बल लगे, और जैसी वस्तु पर बाह्य बल लगेगा तो बाह्य बल के कारण वस्तु के संवेग में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। समझ रहे मेरी बात को? फिर से एक बार देखें आप कि वस्तु का आवेग आपको तब मिलेगा जब वस्तु पर बाह्य बल लगे, और जैसी वस्तु पर बल लगेगा तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, और जैसे वेग में परिवर्तन होगा तो वस्तु के संवेग में भी परिवर्तन होगा। तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन भी बल पर आधारित है और आवेग भी किस पर आधारित है? यानी कि आवेग का संबंध भी किससे है? बल से। तो यदि हम दोनों के मध्य संबंध पढ़े, संवेग तथा आवेग के मध्य, किसके मध्य संबंध पढ़े हम? संवेग तथा आवेग के मध्य। तो अब हम संबंध पढ़ते हैं संवेग तथा आवेग के मध्य संबंध। ये होगा, देखा, मान लीजिए हमने किसी वस्तु पर F बल लगाया और यह बल कितने समय अंतराल तक लगाया? डेल्टा टी समय अंतराल तक हमने वस्तु पर लगाया। तो उस वस्तु का आवेग क्या होगा? F डेल्टा टी। यही आवेग की परिभाषा। वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल तथा वह बल जितने समय अंतराल तक लगे, दोनों के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं।
तो क्या बनेगा आवेग? I बराबर F डेल्टा टी, यही होगा। आप जानते हैं रेखीय संवेग P बराबर होता है mv। तो जैसी वस्तु पर बाह्य बल लगेगा तो बाह्य बल के कारण वस्तु की गति त्वरित या मंदित होगी, वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होने पर संवेग में भी परिवर्तन होगा। तो अभी आपने पढ़ा है बल तथा संवेग के मध्य संबंध, क्या संबंध होता है? F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। यही संबंध पढ़ा है ना कि वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात रेखीय संवेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय या समय अंतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल। संबंध आपने पढ़ा है संवेग और बल के बीच F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, यही पढ़ा है। यदि आप इससे डेल्टा P का मान निकालें तो डेल्टा टी को किससे गुणा कर देंगे? F से, वज्र गुणा कर देंगे। डेल्टा टी को आपने गुणा कर दिया F से, तो क्या बन गया? डेल्टा P बराबर क्या बनाइए? बल गुणा समय अंतराल वस्तु का आवेग, डेल्टा P बराबर I, यही बना। तो क्या संबंध बना बेटा? रेखीय संवेग तथा आवेग के मध्य डेल्टा P बराबर होता है I, यानी कि वस्तु का रेखीय संवेग या रेखीय संवेग में परिवर्तन, रेखीय संवेग में परिवर्तन किसको दर्शाती है? उस वस्तु के आवेग को दर्शाती है। तो रेखीय संवेग तथा आवेग के मध्य संबंध बनता है किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन उस वस्तु के आवेग के तुल्य होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन उस वस्तु के आवेग के तुल्य होता है। संवेग तथा आवेग के मध्य संबंध व्यक्त करने वाली इस प्रमेय को ही हम कहते हैं संवेग आवेग प्रमेय। क्या कहते हैं इस प्रमेय को हम? संवेग आवेग प्रमेय। तो ध्यान रखना, संवेग आवेग प्रमेय क्या होती है? वस्तु के संवेग में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु के आवेग के तुल्य होता है। संवेग में जितना भी परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन वस्तु के आवेग के तुल्य होता है। इनमें कंफ्यूज ना हो आप, हमेशा ध्यान रखना संबंध क्या होता है। संवेग में परिवर्तन की दर तो बाह्य बल के बराबर होती है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा पड़ जाते हैं इनको। तो वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, अर्थात संवेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय अंतराल, ये तो वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के बराबर होती है। पर वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है कि पहले इतना था बाद में उतना हो गया, जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन किसके बराबर होता है? आवेग के। क्लियर? इस प्रमेय को हम कहते हैं समवेग आवेग प्रमेय। समझ में आई यहां तक सभी को? तो आज हमने जिन जिन टॉपिक पर चर्चा की है, सबसे पहला टॉपिक क्या था? बल तथा रेखीय संवेग के मध्य संबंध। किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल उस वस्तु के रेखीय संवेग, इनके मध्य क्या संबंध होता है? जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं
तो बाह्य बल लगाने पर वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो रेखीय संवेग में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि रेखीय संवेग होता है P बराबर mv, यही होता है। तो वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल उस वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के तुल्य होगा, यानी कि बाह्य बल बराबर रेखीय संवेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय अंतराल। यह संबंध आ जाता है बल तथा रेखीय संवेग के मध्य। फिर हमने पढ़ा था यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ही ना लगे, F बराबर 0, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति हो, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में उस वस्तु का रेखीय संवेग कैसा रहता है, नियत रहता है। इस नियम को हम क्या कहते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। फिर हमने पढ़ा था आवेग। आवेग क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगे F और वह बाह्य बल जितने समय अंतराल तक लगे, तो वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल और जिस समय अंतराल तक वस्तु पर वह बल लगे उस समय अंतराल डेल्टा टी के गुणनफल को हम कहते हैं वस्तु का आवेग। फिर हमने पढ़ा संवेग तथा आवेग के मध्य संबंध। संवेग तथा आवेग के मध्य संबंध क्या होता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन आवेग के तुल्य होता है। मेजर डिफरेंस आप इन दोनों में ही ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज ना हुआ कि संवेग में परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, ये तो बराबर होता है बाह्य बल के, और केवल संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होती है, वस्तु के आवेग के तुल्य होती है। इस प्रमेय को हम क्या कहते हैं, संवेग आवेग प्रमेय। समझ में आ गया सभी को। तो आज हमने जिन जिन टॉपिक पर चर्चा की है, पहले तो था बल तथा रेखीय संवेग के मध्य संबंध, फिर हमने पढ़ा रेखीय संवेग संरक्षण नियम, उसके बाद हमने पढ़ा किसी वस्तु का आवेग, और फिर हमने पढ़ा संवेग आवेग के मध्य संबंध, यानी कि संवेग आवेग प्रमेय। समझ में आ गया था सभी को आपको। तो ये कुछ टॉपिक थे 11 पर आधारित जिन पर आज हमने चर्चा की।